Listen. Listen. अंशुल, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द टॉपिक बेटा रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज जितना कवर हो सकता है हम ट्राई करेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इसी हिसाब से अपना चीज़ों को समझना कि दोबारा इस रिफ्रैक्शन की रिविजन नहीं हो। सक्षम उसमें क्लियर, दोबारा इस चैप्टर की रिवीजन नहीं होगी, तो प्लीज ध्यान से सुनते रहना जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं। बेटा रिफ्रैक्शन में लिसन, रिफ्रैक्शन में तुम्हारे स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं जो सबसे इजी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। वो स्टार्ट होते हैं बच्चे डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर मीडियम का। ठीक है, ये कंसेप्ट समझने से पहले तुम्हें सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहे वो कोई कलर हो, जो मर्जी रे हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो यूवी रेडिएशन, जो मर्जी रेडिएशन हो, जो मर्जी कलर हो, वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में भी हम लाइट की स्पीड को क्या मानते हैं? सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब तक वैक्यूम और एयर को कंपेयर ना किया जाए तब तक वैक्यूम और एयर दोनों चीजें क्या हैं बच्चे? सेम। क्लियर है? चाहे एयर आ जाए चाहे वैक्यूम आ जाए, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, जब तक इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जाता। जब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो एयर इज अ डेंसर मीडियम, वैक्यूम इज अ रेयर। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर आप डेंसर टू रेयरर जा रहे हो, है ना, और दूसरा आप जा रहे हो बच्चे रेयरर टू डेंसर, फर्स्ट ग्रुप का रिपीट हो जाएगा। रेयरर टू डेंसर जा रहे हो, डेंसर टू क्या जा रहे हो? रेयरर जा रहे हो। स्पीड बताओ इस केस में इंक्रीज करेगी डिक्रीज? इंक्रीज। डेंसर टू रेयरर इंक्रीज करेगी, रेयरर टू डेंसर डिक्रीज। ठीक है बच्चे, जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो लाइट क्या जाने की कोशिश करेगी? अवे। और जब स्पीड डिक्रीज करेगी लाइट क्या जाने की कोशिश करेगी? टुवर्ड्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, जिस साइड स्पीड ज्यादा वो एंगल भी क्या होता है? ज्यादा होता है। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? बड़ा होगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? देखो ये ट्रिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें पता है यार डेंसर मीडियम में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी, लाइट अटकेगी, ये हो, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब पेपर में तुम अपना दिमाग एक प्रॉपर ट्रिक के हिसाब से चलाओ। ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा तो एंगल भी ज्यादा, लाइट की डेविएशन भी क्या हो जाएगी? ज्यादा दूर चली जाएगी। इज इट क्लियर? विभू, हर्ष? हाँ जी क्लियर है बेटा। दर्शन इधर? हाँ जी क्लियर है। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा 5, 6, 7, 10 जितने भी कलर। आपको पता है कितने कलर होते हैं? वायलेट टू रेड। और एक्चुअल में हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक तरफ ब्लू एक तरफ रेड। ब्लू में आ जाता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और रेड में आ जाता है येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, बीच में क्या है? न्यूट्रल। डन बच्चे, अब ध्यान से देखना इधर। मान लो आपके पास वायलेट और रेड को कंपेयर करना है तुमने। ये वायलेट कलर है, ये रेड कलर है। जो चीज जिसकी मैक्सिमम होती है आप उसको उसी साइड लिखिए। ठीक है, चलो बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा? रेड की। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? वायलेट की। स्पीड, स्पीड क्या होगी दोनों की? सेम। कहां पे? वैक्यूम। कहां पे? वैक्यूम। लेकिन किसी मीडियम में रेड की वेलोसिटी मीडियम में क्या हो जाएगी बच्चे? ज्यादा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है जी। डेविएशन यार बच्चे ये ऐसे ही है, ये लोग उंगलियों पे शाई लगा लगा के लिखते हैं अपने आप, इनके पास पेन होते ही नहीं कभी, आप नहीं पूरे कर सकते इनके पेन। सुनो लो, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट पढ़ो, इसके अंदर डेविएशन किसकी ज्यादा होगी? बोलो। डेविएशन वायलेट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट वायलेट। शिफ्ट वायलेट की। एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का, है ना? एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का। सिर्फ
इन चीजों के ऑपोजिट एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। वो किसका ज्यादा होगा? रेड। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था क्रिटिकल को समझो कि ऐसी स्टेट आ जाए जब रिफ्रैक्शन ना हो सकती है इसके बाद, ठीक है। तो रेड को रिफ्रैक्शन ज्यादा एंगल्स का, क्योंकि रेड क्या करता है, थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्ट करता है। वायलेट एकदम से रिफ्रैक्ट कर जाता है तो सारी एनर्जी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। तो वायलेट को जल्दी क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल एंगल पे पहुंचना। वायलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे कम, रेड का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा। क्लियर है बच्चे? अब ये सारी चीजों के पीछे रीजन कौन था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ आ गई? अब डेविएशन क्या थी? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट। लास्ट वाली रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ क्या है? डेविएशन या डेविएशन। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आता है शिफ्ट, द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, क्या एक लड़का पहले रेड लाइट यूज कर रहा था, फिर वो वायलेट लाइट यूज कर रहा था, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए क्या हो जाएगा? ज्यादा, रेड के लिए क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, मान लो एक ग्लास है ना, उसको हवा में आपको वो दिखाई दे रहा था, पानी की ग्लास में डाला तो भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, आपने उसको पानी को हीट किया या कूल डाउन किया, वो ग्लास दिखना बंद हो गया। कोई चीज दूसरी में दिखनी बंद कब हो जाती है? जब दोनों की डेंसिटी क्या हो जाए? सेम, मतलब रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? जीरो। रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? जीरो। ये शीशा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि इससे लाइट क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट भी कर रही है बट रिफ्रैक्ट भी कर रही है। अगर ये शीशे की डेंसिटी और हवा की डेंसिटी क्या हो जाए? सेम, तो बच्चे कोई रिफ्रैक्शन भी मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज है या नहीं। तो किसी इक्वेशन में कोई चीज अगर गायब हो जाती है तो समझ लो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी और जो मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो गई? सेम। तो इज देयर एनी रिफ्रैक्शन? कोई रिफ्रैक्शन नहीं। तो रिफ्रैक्शन ना होने की दो चीजें, एक चीज क्या है बच्चे? दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाए? सेम। दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाए? सेम। दूसरा, लाइट कितने डिग्री पे स्ट्राइक करे बच्चे? 90 डिग्री। उधर बैठे, लाइट कितने डिग्री पे स्ट्राइक करे? 90 डिग्री। कितने पे? कितने पे? 90। करेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो। अब सांस पे सांस आ रही, बैठ गया बच्चा। हाँ जी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, कोई बता दो? 90। वेरी गुड। ये अग्रिम जी है बेटा, हमारे फिजिक्स के सबसे तगड़े। आई की वैल्यू 0, आर की वैल्यू भी 0। ठीक है, लेकिन ग्लांसिंग एंगल या स्ट्राइकिंग एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है बच्चे? 90 डिग्री। ये गलतियां नहीं करनी है बच्चे। अब ये पूरी उम्र हो गई तुम्हें ये चीजें पढ़ते हो। अब अगर आप ये गलती करोगे बच्चे तो फिर आगे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास था कि हर चीज को चेक करने का एक पैरामीटर होता है ना। बुखार चेक करने के लिए टेम्परेचर चेक करना है ना। हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन लेवल सही है कि नहीं है, उसके लिए अपने को हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने पड़ते हैं, है ना। आपको अगर जॉन्डिस है या नहीं है उसके लिए लेवल के टेस्ट होते हैं, सब चीज़ों का ना। तो ऐसे कोई लाइट रिफ्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी उसके लिए एक कांस्टेंट बना है बच्चे, जिस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से मुझे बताओ एक चीज, जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज का, है ना, जो अपने को गिवन होता है आप उस स्टैंडर्ड से हमेशा डिवाइड करते हैं। ये ऐसे हम 100 रुपए की 10 रुपए केजी वाली कितनी टॉफी आएगी? तो 100/10, यही करते हैं, है ना। मोल कंसेप्ट में मोल निकालने हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? स्टैंडर्ड से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। एटॉमिक मास में नीचे क्या रखा जाता है? 1/12 ऑफ C12 एटम। तो जब भी आप कोई वैल्यू निकालते हो, है ना, तो हम उसको स्टैंडर्ड से क्या करते हैं? कंपेयर। तो याद रखना म्यू, नीचे वेलोसिटी किसकी आएगी बच्चे? वेलोसिटी इन
वेलोसिटी इन मीडियम, एक मिनट बता रहा हूं, ऊपर क्या आती है वेलोसिटी इन, ठीक है ठीक है बच्चे। आप जब भी किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, स्टैंडर्ड से कंपेयर। लेकिन बच्चे जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फैक्टर है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फैक्टर है, ये थोड़ा सा उन चीजों से क्या चलता है, रिवर्स चलता है। क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आप स्टैंडर्ड से डिवाइड करोगे तो ये तो स्टैंडर्ड है ही नहीं, ये क्या है बच्चे, हमारा गिवन वैल्यू है, और स्टैंडर्ड हमारा क्या है, ये है स्टैंडर्ड, ठीक है बच्चे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम। आप ग्लास को किससे कंपेयर कर रहे हो, वैक्यूम से। आप ग्लास को किससे कंपेयर कर रहे हो, एयर से। आप ग्लास को किससे कंपेयर कर रहे हो, वाटर से। आप ग्लास को किससे कंपेयर कर रहे हो, डायमंड से। इसका मतलब जब दो मीडियम्स क्या होंगे, चेंज होंगे, तब एक ऐसी वैल्यू तुम्हें मिलेगी जो डिसाइड करेगी कि रिफ्रैक्शन हो रही है या रिफ्रैक्शन नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ध्यान रखना है, जो भी तुम्हारे पास एयर होगी या वैक्यूम होगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बच्चे, ऊपर, और नीचे तुम्हारी जो भी बाद में आता है कोई भी फॉर्मूला हो इसका, ठीक है। लैम्डा क्या लेंगे, लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में से कौन सही है, मतलब सच में जो होती है, तो इस फॉर्मूला में भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये भी बच्चे वैक्यूम या किस में हो गई, एयर में हो गई, ये भी वैक्यूम है, और ये भी उस टाइम जिस टाइम लाइट में किसी तरह की कोई रिफ्रैक्शन नहीं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि तुम्हारी लाइट कितनी क्या करेगी, रिफ्रैक्ट, तुम्हारी लाइट कितनी क्या करेगी, रिफ्रैक्ट, ठीक है बच्चे। एक और अपने को पता है, वायलेट की वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या होती है, कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। मतलब म्यू और वी एक दूसरे के क्या है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये फॉर्मूला बड़े बच्चे गलत करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर आएगा 3 × 10⁸ और नीचे आ जाएगी वेलोसिटी इन मीडियम। ऊपर आएगा लैम्डा इन वैक्यूम, नीचे आएगा लैम्डा इन मीडियम। इधर म्यू होगा RD अपॉन A। क्लियर, म्यू के 3 फॉर्मूलास क्लियर है बच्चे, ओके। अगर कोई बोल दे ये, यार मत बोलो ना प्लीज, म्यू जी डब्ल्यू, इससे क्या समझो भुवन जी, ध्यान दो, इससे क्या समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। म्यू और वी आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी क्या होते हैं आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसमें स्पीड लाइट की कम है उसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। हाँ जी रेकमल जी, अगर म्यू की वैल्यू कम है तो वी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो उल्टा लिखना है, यहाँ होगी वी डब्ल्यू और यहाँ क्या होगी, वी जी। ये भी प्रूव करता है कि अगर आप म्यू जी डब्ल्यू और किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चे, म्यू डब्ल्यू जी, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। क्या होते हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू डब्ल्यू जी की, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी इक्वल्स टू वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल। कोई तुम्हें कह दे कि एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है वैल्यू, जैसे मान लो 3, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगी, 1/3। कोई एक वैल्यू दे दे 2/3 और तुमसे उसका उल्टा पूछ ले तो क्या हो जाएगी, 3/2। कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल जरूर देना है, क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ आ गई, चलो ठीक, इतनी बात क्लियर। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं बच्चे, आप किसी तरह की कोई चीज को कॉम्प्लिकेट इसमें नहीं करें, ठीक है। आपके पास सिंपल डायग्राम आ सकता है बेटा, ग्लास लैम्प,
किसका? ग्लास। ठीक है, हमें पता है ये होती है। ठीक है, इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, कितने हिस्सों में डिवाइड कर दो इसको? दो हिस्सों में। मान लो ये हिस्सा हो गया लेफ्ट और ये हिस्सा हो गया अपने पास राइट। ठीक है बच्चे, अब इस बीच वाली लाइन को भुला के अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये लाइन ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे आएगी और ये ऐसे जाएगी। समझ आ गई? और अगर इधर से आ रही है तो क्या होगा? ये लाइन ऐसे होगी, ये लाइन ऐसे होगी और ये लाइन ऐसे होगी। यही होगा। मतलब अगर ये लाइन सीधा जाना चाहती थी, ये लाइन इधर क्या हो गई? शिफ्ट। ये लाइन भी क्या जाना चाहती थी? सीधा। ये लाइन भी क्या हो गई? इधर शिफ्ट। मतलब अगर इस ग्लास स्लैब में मान लो कोई चीज इधर से आ रही है ना, तो जो इमर्जेंट रे होगी वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। जल्दबाजी में कई बार अपने को करना भी पड़ जाता है ना। और अगर ये तो ज्यादा हो गया, अगर कोई इधर से आ रही है तो वो लाइट क्या हो जाएगी? इधर शिफ्ट। समझ आ गई? अगर लाइट इधर से एंटर कर रही है तो इमर्जेंट रे इधर जाएगी या वापस आएगी? वापस वापस आएगी। सेम अगर लाइट इधर से आ रही है तो इमर्जेंट रे क्या हो जाएगी? इधर शिफ्ट। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो इसे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूंगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी। यू विल नॉट से angle of incidence is dependent on lateral displacement. You will say lateral displacement is dependent on angle of incidence. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे कब ज्यादा होता है? जब आप दूर से देखते हैं, है ना। अगर मैं यहां से देखूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? बोलो। अगर कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0। वेरी गुड। अच्छा, जितना मैं दूर जाता जाऊंगा एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो वही कंसेप्ट हो गया, जितना दूर जा रहे हो उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, उतनी रिफ्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा, और उतनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज्यादा। इसको फिजिक्स समझने वाला बच्चा ऐसे जज करता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट से दूर चला गया, है ना, तो आप बताओ कि आपकी जजमेंट जो होगी वो दूर से ज्यादा सही होगी या ऑब्जेक्ट के पास आके ज्यादा सही होगी? है ना। आप दूर से देख रहे हो, वो पहले वो आता था ना, मजाक उड़ाते हैं ना, दूर से देखा तो लड़की बाल सुखा रही थी, बाहर जाकर देखा तो भैंस चला रही थी, है ना। तुम नहीं बोलते, हम तो ऐसे पीजे थे हमारे टाइम में। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है कि जब आप दूर से किसी चीज को देखोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट अ करेक्ट जज। ठीक है, तो अगर दूर से देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ज्यादा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज्यादा। शिफ्ट भी क्या होगी? ज्यादा। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बढ़ गया, है ना, डिफरेंस ज्यादा आ गया, तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर तुमने थिकनेस बढ़ा दी, थिकनेस का मेन मोटिव क्या होता है बच्चे? मान लो लाइट जा रही थी 100 की स्पीड से, इतने पतले से कवर किया तो 90 की स्पीड हो गई। मोटा ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? 80 हो जाएगी। और उसको आपने चौड़ा कर दिया 70 हो जाएगी। तो जितना मीडियम बच्चे ज्यादा बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बच्चे लाइट की स्पीड में उतने चेंजेस क्या आएंगे? ज्यादा। और लाइट की रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो अगर थिकनेस बढ़ रही है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या करेगी? ठीक है बेटा, ये लाइट वाला चैप्टर है ना, ये आप ये लगा लो कि जितना तुम इसको सोचोगे ना उतना ही इजी हो जाएगा। तुम इसका कोई क्रैम करने का कोई तरीका ऐसे ढूंढो, वो चीजें नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में थोड़ा सोच समझ के करो, बड़ा इजी है। अब मुझे बताओ, कलर, किस कलर की लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगी? रेड की। और किसकी सबसे ज्यादा होगी? वायलेट। मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? कम। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? कम। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये अपने ग्लास लैब का केस है। ठीक है, नवनीत जी, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। मान लो 3 लाइट आपको आ गया, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये ऐसे सही नहीं है पर क्वेश्चन आ गया। अच्छा, आप मुझे बताओ कि 1, 2 और 3,
नाम दो इनको 1 2 3 को कौन कौन सी लाइट होगी? भाई तेरी आवाज की बेस ज्यादा है, गूंजती है तेरी आवाज। हाँ जी, एक ही वो प्रणव है पीछे वाला। हाँ जी, पहली क्या होगी? ग्रीन, दूसरी ब्लू, तीसरी रेड। बेटा ये वो प्रमाण है जिनके घुटनों में दिमाग होता है, गिट्टों में दिमाग होता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक मंद से मंद बुद्धि ये जरूर दिमाग लगा लेगा भाई ग्रीन बीच में आएगा, है ना? क्या दिमाग लगाएगा कि ग्रीन बीच में आएगा और जहां मर्जी जाए। ये ग्रीन है। ज्यादातर बच्चों की कंफ्यूजन सिर्फ इन साइडवेज वाले में थी, बीच में तो ग्रीन आना ही है यार, ठीक है। अब ये क्या कर रही है? ज्यादा डेविएट, तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू। ये कम डेविएट कर रही है, तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? रेड। ठीक है, अगेन तुम्हें जज करना है, तुक्के नहीं मारने। इज इट क्लियर? समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें है तो बताओ, नहीं तो आगे। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पे डिपेंड करता है। स्नेल्स लॉ वो तो आता है sin i अपॉन sin r। इसका एक और फॉर्मूला था भाई, sin i अपॉन sin r। ये कौन से मीडियम में होता है? फर्स्ट। ये कौन से मीडियम में होता है? सेकंड। उल्टा कर दोगे तो सेकंड वाला i हो जाएगा और फर्स्ट वाला r हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ। ध्यान से सुनो बच्चे, म्यू जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, है ना? वो ग्लास है, वो एयर है, वो वैक्यूम है, वो डायमंड है, वो किस टाइप का ग्लास है, किस टाइप का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो नेचर ऑफ मीडियम को हम एक नाम देते हैं क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जितना हिंड्रेंस ज्यादा, उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा। समझ आ गई? दूसरी चीज टेम्परेचर। मान लो तुम किसी चीज को हीट कर रहे हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाते हैं? दूर दूर। पार्टिकल्स दूर होते हैं तो लाइट को पास होना क्या हो जाता है? आसान या मुश्किल? आसान। लाइट आसानी से पास कर रही है तो ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? कम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे? टेम्परेचर पे। ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम। अगर कोई डाउट है तो भी पूछ लो। दूसरा वेवलेंथ पे है, इस पे भी क्या है? इनवर्सली। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना? तो पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। जो हिंड्रेंस है वो क्या हो जाएगा? एक तरह से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो लाइट उतनी जाएगी पास। ठीक है बच्चे? अच्छा, एक क्वेश्चन था कि एक टेस्ट ट्यूब को पानी के अंदर डाला, ठीक है? टेस्ट ट्यूब को पानी के अंदर डाला, तुम्हें टेस्ट ट्यूब प्रॉपर्ली क्या है? विजिबल है। पता नहीं तुमने उसको हीट किया, कूल किया, जो भी क्वेश्चन में था, थोड़ी देर बाद वो ट्यूब दिखनी बंद हो गई। गिव द रीजन of the tube has become equal to the optical density of water, so both have the same refractive index, so speed of light in both the mediums will be same, so there will be no refraction. If there is no refraction, there will not be two objects, there will be one. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबका लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। और वाटर वेपर जब डेंस हो जाती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसे क्या है? अलग है, इसलिए आपको क्लियरली क्या दिखाई देती है? वाटर वेपर्स दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, मैं बड़ी आराम से स्लोली इनको करा रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान से इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे से। ठीक है बेटा, क्लियर? इसके बाद आपके पास डायग्राम किसका आता है? प्रिज्म। इसका डायग्राम आता है प्रिज्म। अगर तुम्हें व्हाइट लाइट दी है तो कितनों में स्प्लिट करनी पड़ेगी इसको? 7। अगर व्हाइट लाइट दी है तो कितनों में स्प्लिट करोगे? 7। ठीक है, अब जब आप 7 में करोगे, यहां होगा डिस्पर्शन। कितने हो गए बच्चे? और यहां डिस्पर्शन नहीं होगा, यहां क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां डिस्पर्शन नहीं होगा, यहां क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्यों नहीं होगा डिस्पर्शन अमरीक?
इतने डिस्पर्जन क्यों नहीं होगा? बोलो भाई, क्यों नहीं होगा? डिस्पर्जन क्यों नहीं होगा? ये लड़की कह रही है कि यहाँ एक कलर आ रहा है इसलिए डिस्पर्जन नहीं होगा। पहले डिस्पर्जन हो गया। ये कह रही है यहाँ सिर्फ एक एक कलर आ रहा है इसलिए डिस्पर्जन नहीं होगा। सही है? लाइट पहले स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ सिर्फ कितने कलर आ रहे हैं हसरत जी? सिंगल कलर आ रहा है। सिंगल कलर की कभी स्प्लिटिंग नहीं होगी। सिंगल कलर क्या करेगा बच्चे? सिर्फ डेविएट करेगा। सिर्फ क्या करेगा? डेविएट। समझ आ गई? डिस्पर्जन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हुई है, कोई कलर ज्यादा स्पीड से जा रहा है, कोई कम से जा रहा है, ऑल कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड। इस वजह से डिस्पर्जन हुई है, लाइट के टुकड़े हुए हैं, लाइट 7 हिस्सों में डिवाइड। क्लियर है बच्चे? इस रिफ्रैक्शन को ना 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 स्कैटरिंग नहीं है, स्कैटरिंग अलग फिर, स्कैटरिंग बिल्कुल अलग। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो, अब अगर आ जाता है तुम्हारे पास, मान लो मोनोक्रोमैटिक लाइट, लाइट ने हिट किया, कहां जाएगी? टुवर्ड्स अवे। स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? लगाते स्लो, तो क्या करेगी? बेंड टुवर्ड्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद स्पीड क्या हुई? ज्यादा, तो क्या जाएगी? अवे फ्रॉम। क्या जाएगी? अवे फ्रॉम। ये कौन सी रे है बेटा मेरी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? एमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हो? एंगल ऑफ डेविएशन। ये कौन सा एंगल ऑफ? प्रिज्म। प्रिज्म की थिकनेस नहीं बढ़ती है, प्रिज्म का क्या बढ़ता है? एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। अब जितना एंगल ऑफ प्रिज्म कम होगा, प्रिज्म क्या हो जाएगा? पतला। जितना एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा, उतना बच्चे थिकनेस क्या हो जाएगी? समझ आ गई? है वही कंसेप्ट। जो तुम्हारा डेविएशन है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। डायमंड का अगर प्रिज्म है ना, तो उसमें डेविएशन क्या होगी? ज्यादा। क्या होगी? डेविएशन ज्यादा। और यही प्रिज्म अगर ग्लास का है तो उसमें डेविएशन क्या होगी? कम। यही प्रिज्म मान लो पानी का बना दो, क्या हो जाएगी? और कम। और अगर हवा में ये प्रिज्म है, हवा में इसकी डेविएशन क्या होती है? सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। क्लियर है बच्चे? अब इसमें थिकनेस नहीं है, इसमें क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। जितना एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते जाओगे उतनी डेविएशन क्या होती जाएगी? ज्यादा। ठीक है? जितना एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते जाओगे, आप प्रिज्म को क्या कर रहे हो? प्रिज्म को विड्थ दे रहे हो, है ना? विड्थ तो एक्चुअल में कोई रेक्टेंगल और उसकी होती है, तो यहाँ सिर्फ आप उसको क्या करेगा? ठीक है? बाकी सिंपल क्वेश्चन। प्रिज्म के 3 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, है ना? बीच वाले ये जो एजेस होते हैं इनको क्या कहते हो आप? रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हो आप, है ना? लाइट कोशिश करती है लाइट की कम से कम 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को पास करेगी। ठीक है? अच्छा, अगर 90 पे लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो बाउंस बैक करेगी? अच्छा, एक और चीज है, वो मैम से ना थोड़ा कंफर्म कर लेना कि अगर ये डायग्राम आ जाए इस लाइट का, तो देखो आपा तो ये बनाती है कि लाइट क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट कर रही है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या करती है बच्चे? रिफ्लेक्ट भी करती है। ठीक है? ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर है ना, तो 96% रिफ्रैक्ट करेगी, तो 4% लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है। बाई चांस है ना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रॉपर डायग्राम बनाओ, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन हुई है ना वो साथ में दिखा रहा है। ठीक है? क्लियर है? सुबीर जी क्लियर है बेटा? ये क्लियर हो गया? अब इसका एक और चीज, अच्छा बताओ, रेड लाइट ज्यादा डेविएट करेगी वायलेट? नीट छोटे मसल में स्टार्ट करें, क्वेश्चन आ रहा है। रेड, येलो, 1 2 3 बोलो। एक तो बता दें, पहला ब्लू आएगा, दूसरा येलो, तीसरा अभिषेक। इसकी डेविएशन कम हुई है या सबसे ज्यादा हुई है बच्चे? कम हुई है। कैसे पता चला कम हुई है?
क्योंकि उल्टा हो गया ना ये प्रिज्म, मतलब इस लाइट को सीधा ऐसे भेज दो। कभी डाउट हो जाए ना, जो लाइट आ रही है उसको सीधा भेज दो, जो इसके सबसे पास है वो सबसे कम डेविएट हुई, जो सबसे दूर है वो सबसे ज्यादा डेविएट हुई। तो जो सबसे दूर गई वो कौन हो गई? ब्लू, और जो सबसे नजदीक है वो कौन हो गई? रेड। तो बीच में जो भी है वो क्या रह गई? ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन है, बच्चा वैसे ही कर। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शिमल मैम भी काफी बार क्वेश्चंस डालते हैं, किसकी बच्चे? डेल्टा और आई की रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा और आई की रिलेशन। इस टॉपिक को चाहे आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से, कि तुम्हें कुछ नहीं पता, वैसे करके भी समझोगे तो बड़ा ही इजी टॉपिक है और समझ भी जल्दी आएगा। अब हमने एक कंसेप्ट किया है कि जितना दूर जाएंगे बच्चे उतनी डेविएशन क्या होगी ज़्यादा, उतनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हर बार क्या है? बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ आपका सरफेस क्या है? इंक्लाइन है। यहाँ आपका सरफेस क्या है? सरफेस क्या है? इंक्लाइन। सरफेस क्या है बच्चे? यहाँ इंक्लाइन। इंक्लाइन सरफेस में क्या होता है? अगर आप एक ग्राफ बनाओ बच्चे, किसके बीच में? एंगल ऑफ डेविएशन के और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। तो ये पहले तो क्या करता है बच्चे? ग्राफ नीचे जाता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ग्राफ ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। जिस पॉइंट पे ये ग्राफ लीस्ट वैल्यू दिखाता है, इसको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस पेज एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक वैल्यू होगी, सिर्फ एक वैल्यू। बाकी कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन ले लो, उस पे वैल्यूज हमेशा कितनी आएंगी? जैसे मान लो अगर मैं इस एंगल ऑफ डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना चाहूं तो कितनी वैल्यू होगी? एक तो ये होगी बच्चे नंबर 1, और एक क्या होगी? ये नंबर। समझ रहे हो बच्चे? दोबारा बता, मान लो मैं मान लेता हूं कि डेविएशन इतनी है, ठीक है, और इस डेविएशन पे ग्राफ से तुम्हें एंगल ऑफ क्या निकालना है? इंसिडेंस निकालना है। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्या हो जाएगा? ये वाला, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, लेकिन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ कितना होता है? 1, 2 नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स मत बोलो ना यार, की चाहिए तेनू वैसे ही यार। हमारा क्या जा रहा है? स्कूल की तरह बोल देंगे टाइम नहीं है, रिवीजन नहीं हुई, बस बात खत्म। कोई तेरा संडे नहीं खराब हो रहा, सब पढ़ रहे हैं तेरे साथ। ये लाइट यहां लगी, ये स्ट्राइक की, ये इधर आई, ये और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो है 40 और ये एंगल है आपके पास 60। आई की वैल्यू है 40 और ई की वैल्यू है 60। ये दो चीजें आ गई आपके पास। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाओ यहां पे। इंसिडेंट रे को कौन सी रे बना दो? इमर्जेंट, और इमर्जेंट को कौन सी बना दो? इंसिडेंट। ये आ जाएगी ऐसे। तो अब एंगल आई क्या बन जाएगा? 60, एंगल ई क्या बन जाएगा? 40। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? अब इधर से जा रहे थे तो भी ये एंगल मेजर करना था, इधर से आ रहे हैं तो भी ये एंगल मेजर करना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन दोनों केसेस में क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? क्या रहेगा? सेम। मतलब अगर एंगल ऑफ डेविएशन है कुछ भी, उस पे आप दो एंगल ऑफ इंसिडेंस और दो एंगल ऑफ क्या बना सकते हो? इमेजेस। सर जब इधर से भेजे तो दूसरा एंगल क्यों है? एक ही बात है ये वर्टिकल अपोजिट होगी ना। देख ऐसे, ठीक है, डन। ठीक है, इंसिडेंट और इमरजेंस का चाहिए एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, दोनों एंगल्स क्या लेंगे? बच्चे समझ आ गई? एक कुछ वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको पता है एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, ए इज एंगल ऑफ
प्रिज्म, I is angle of incidence, E is angle of emergence. ठीक है, मान लो ये है मेरे पास 70, ये है मेरे पास 30, ये है मेरे पास 60, तो ये कितना होगा 40। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू सेम रहे और I और E की वैल्यू ये ना रहे, कुछ अलग आए, तो क्या आएगी 30 और 70 बोलो? I क्या हो जाएगी 30 और E क्या हो जाएगी 70। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, समझ आया? देखो I पे जो E थी है ना, E को क्या मान लो I, तो जो I होगी वो क्या हो जाएगी E। इधर से जा रहे हो 70 है, इधर 30 है, तो इधर से आ रहे हो तो ये 30 है, तो ये वाला क्या होगा ऑब्वियसली 7। एंगल क्या रहेगा सेम। लाइट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। नहीं है? चलो अब वो ग्राफ वाला क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं एक और। मान लो आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, आपको ये एंगल दिया हुआ है, अंश नहीं है यार, ये एंगल दिया हुआ है आपके पास 50, ये एंगल मान लो दिया है आपके पास 34। ठीक है बच्चे, क्लियर? उसके बाद ये एंगल भी गिवन होता था उसमें क्वेश्चन, शायद होता है। चलो आप अब ऐसे ही एक अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है? इस एंगल को कर देते हैं आप 35। चलो एक वैसे ही अंदाजा सा लें, ठीक है? ये एंगल होगा। क्लियर है बेटा? ये डायग्राम आ गया। सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी I की वैल्यू, फिर आपसे पूछी जाएगी बच्चे इस क्वेश्चन में x की। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन। हम इसके कितने केस बनाएंगे? हम इसके 3 केस। कितने केस बनाएंगे? 3 केस बनाएंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन होगा, या आपको गिवन होगा द प्रिज्म इज इक्विलेटरल, द प्रिज्म इज इक्विलेटरल। ठीक है बच्चे, करें स्टार्ट। सबसे पहला केस, ये डेल्टा है, ये क्या है हमारे पास I। सबसे पहला केस बताओ, I की वैल्यू सबसे पहली कितनी दे रखी है? बोलो कितनी दे रखी है I की वैल्यू? सबसे पहले I की वैल्यू 45। ठीक है, अंधे नहीं होना है। कहाँ लिख रखा है? कहाँ लिख रखा है? 34 पे I बेटा, I यहाँ लिख रखा है, तू 34 कैसे कह रही है I की वैल्यू? X एक्सिस पे वैल्यू है, तू Y की बताई जा रही है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब बताओ मुझे 45 पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है? रश्मि देखो बच्चे, कितनी वैल्यू? 70। और A की वैल्यू कितनी है? 60। फॉर्मूला क्या होता है? I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। निकालो E की वैल्यू। 85। बंद करके बैठे यार, गलत बात है। तो मैं एग्जाम तो देता, मैं बच्चों को तो ऐसे कहता मैं दक्ष हूँ, ये दक्ष होता है इसकी तारीफ। ठीक है दक्ष, मुझसे बात करना तो दक्षदीप से। कितनी आई वैल्यू बोलो? 85। जसवंतार सिंह कितनी वैल्यू आई? वेरी गुड, 85 डिग्री। डन है बच्चे? अगर क्लियर है बेटा? अब बिना क्वेश्चन को जाने पहचाने मुझे एक चीज और पता है। क्या पता है बताओ? ये तो एक केस है, इसका एक केस और होगा। क्या होगा वो केस? I की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, I की वैल्यू कितनी होगी? 85। उस जगह पे E की वैल्यू कितनी होगी? 45। उस जगह पे डेल्टा कितना होगा? 70। और उस जगह पे A की वैल्यू कितनी होगी? 60। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अपने को पता है। अब मेरे पास इस x की वैल्यू अपने आप आ गई कि 70 डेल्टा पे
एक तो आई 45 होगा और दूसरा आई कितना होगा 85 होगा। कितना होगा 85 होगा। ये मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, सॉल्व करके दिखाना। मैं क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, आप लिखोगे फॉर एक्स डेल्टा की वैल्यू कितनी है, बोलो 70। फॉर एक्स ए की वैल्यू कितनी है 60 और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी लिखोगे तो 45 फ्रॉम विच केस, बोलो फ्रॉम केस 1 अप्लाइंग व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लास में तो 70 + 45 x = x + 60 करवा दिया। चेक कर लेते हैं, क्या पता आपकी बात सही हो, नहीं आंसर तो सेम ही आएगा। क्या पता आपकी बात सही हो जाए। चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, x क्या है i प्लस e इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा। बिल्कुल सही है, एक ही बात है बच्चे। मतलब 2 बार करना जरूरी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 बार काम नहीं डायरेक्ट ये वाला, मतलब ये ना करें। ये तो तुम्हारे लिए है, रफ कॉल के लिए। क्लास स्कूल में ना डायरेक्ट e की जगह x ही लिखवाया है केस 1 किसमें, केस हाँ हाँ कोई चक्कर नहीं है, यहाँ x में डाल सीधे किसमें भाई। अच्छा वो नहीं यार, देखो मेथड ये है, ऐसे नहीं समझ आ गया ना, वो e का x क्यों लिखवाया होगा फिर सीधा आंसर निकालने के लिए, लेकिन सिस्टम ये है। समझ आ गई बच्चे, तो एक सीधी सीधी बात क्लियर कर लो कि जो ये x y निकालना होता है ना, इस वाली चीज में जो e होगा ना वही इधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कुछ ना समझ आए तो सीधा भी लेके प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिख सकते। समझ आ गया। इस ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बाद में मत कहना ये ग्राफ, ये मैं टेस्ट में डालूंगा पक्का क्वेश्चन 100% टेस्ट में क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, क्लियर है, डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है, हमने कर ली। अब इसके अपन कर रहे हैं बच्चे, एक लास्ट टॉपिक है इसका, इस वाले चैप्टर का, जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है बच्चे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। मेन अपना फोकस है रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल का मतलब है रिफ्रैक्शन की वैल्यू अब क्रिटिकल है, इसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं होगी। प्लीज यार इसको देखो, ऐसे लगता है हमें कि यार क्या बकवास है, लेकिन सोचना ऐसे पड़ेगा तुम्हें। हम रिफ्रैक्शन पढ़े जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन हुई जा रही है, एक वैल्यू रिफ्रैक्शन की ऐसी आएगी जिस वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, दिस इज वेरी क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, रिफ्रैक्शन की उम्र कितनी डिग्री होती है, रिफ्रैक्शन कितने साल तक, कितनी डिग्री तक जिंदा रहती है रिफ्रैक्शन, लास्ट होती है कितने तक, 90 डिग्री तक। जब रिफ्रैक्शन की लास्ट स्टेज आ जाए तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, क्रिटिकल। ठीक है जी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से क्या है, कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रैक्शन भी तुम्हारी 90 से क्या रहेगी, कम रहेगी, कितनी मर्जी रहे, अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर एंगल आई और क्रिटिकल बराबर आ गए तो रिफ्रैक्शन कितनी डिग्री पे होगी, 90 डिग्री। कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बढ़ गया, आप क्रिटिकल को क्या कर चुके हो, क्रॉस कर चुके हो, तो रिफ्रैक्शन की तो हद खत्म हो चुकी है। तो रिफ्रैक्शन खत्म हो गया तो अब क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बच्चे बढ़िया से बढ़िया बच्चा भी इसमें मार खा जाता है, उसे लगता है यार ये तो आता है टॉपिक, इसमें क्या है ना, बच्चे को लगता है कि यार ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाती है दिमाग में कि पता ही नहीं चलता और हम गलत कर देते हैं। अंशुल ध्यान रखना है, अगर आई सी बराबर है तो आर होगा क्रिटिकल 90 डिग्री, है ना, आई की वैल्यू क्रिटिकल है तो आर होगा 90 डिग्री। दूसरा, अगर आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो रिफ्रैक्शन तो होगी नहीं, क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और अगर आई की वैल्यू क्रिटिकल से कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगी, कितने एंगल पे होगी? 90 से कम। अब सारा काम कर लिया, देखो जी सारा काम तुमने कर लिया। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयरर। अगर लाइट जा रही है बच्चे रेयरर टू, क्या बच्चे? रेयरर टू डेंसर, तो आपकी रिफ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है बच्चे? क्या होती है रिफ्रैक्शन? इमॉर्टल होती है, अमर होती है। अगर लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं है, जीरो होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, जितनी मर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, रिफ्रैक्शन होगी। लाइट किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। इंसिडेंट 1 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल आधा डिग्री हो जाएगा। इंसिडेंट 5 है तो वो 3 हो जाएगा। इंसिडेंट 20 है तो वो 15 हो जाएगा। रहेगा कम, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा रहेगा। जो क्रिटिकल एंगल का केस है वो किस में बनेगा? डेंसर टू रेयरर। लाइट किधर बेंड करती है? डेंसर टू रेयरर। स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा? अवे। मतलब हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा बच्चे? क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इंसिडेंस किस में होगा? डेंसर में। और रिफ्रैक्टिंग एंगल कहाँ होगा? रेयरर। स्पीड बढ़ी तो एंगल्स भी बढ़ गए, स्पीड बढ़ी तो एंगल्स भी बढ़ गए। ठीक है, अब ये केसेस आते हैं, तुम्हारी बुक में भी है यार, वैसे कोई ज्यादा करने की वो भी नहीं है। मान लो एंगल्स गिवन है, ये आपको एंगल्स गिवन है 60, ओके, ये एंगल आपको गिवन है बच्चे 48, ठीक है, और ये एंगल मान लो आपको गिवन है 30। बोलो भाई, इंसिडेंट एंगल पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, जल्दी बोलो, जसवंत बोल। पहले का इंसिडेंट एंगल बेटा, नाम राधा वाला है, कोई काम नहीं करते बेटा राधा वाला। वेरी गुड। कैसे पता चला ये 30? 90 माइनस 30, 60। 90 क्यों लिया? नॉर्मल रे का एंगल कितना होता है? 90। ये कितना होगा बच्चे? 42। ये कितना होगा? 60। मान लो तुम्हें दे रखा है क्रिटिकल एंगल है 42, है ना। क्रिटिकल स्टेज पे रिफ्रैक्शन अपनी एंड स्टेज पे होगी। रिफ्रैक्शन की एंड स्टेज कितने डिग्री पे होती है? 90। एंगल कम है तो रिफ्रैक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली जैसे जा रही है वैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब तुम क्रिटिकल स्टेज को क्या कर चुके हो? क्रॉस, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, लाइट वापस आएगी और कितने एंगल पे आएगी? 60। कितने एंगल पे आएगी? 60 डिग्री। इक्वेशन और आता है इसका, मत बोलो यार, क्यों बोले जा रहे तुम? 2 घंटे चुप नहीं रह सकते यार। क्या चाहिए प्रणव? ये कह रहा है, वो कह रहा है। बताओ, लाइट का लास्ट रिश्ता फाइनेंशियली टेस्ट में है, बोलो। ये आपके पास है ग्लास, ये आपके पास है एयर, क्रिटिकल एंगल आपके पास 42। क्या करें सबसे पहले? एंगल निकाले। कितना एंगल निकाले? ये कितना? ये एंगल 40। अब क्या होगा? क्रिटिकल है 42, 42 पे क्या होती? 90 पे। अब क्या है? 48, तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हर्षदेव जी इधर ध्यान दे लो बेटा प्लीज। ये लाइन इधर जाएगी, कितने एंगल पे जाएगी बताओ? 48, 42, 48। ये एंगल कितना? 42। ये एंगल गिवन है 90। ये कितना होगा? 42 प्लस 90 48। यहाँ क्या बनाएंगे अब आप? पहले नॉर्मल। क्या बनाएंगे आप? नॉर्मल। ठीक है जी। प्रणय आप बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड टाइम कितना होगा? कैसे? ये एंगल कितना हो जाएगा? 42। दक्ष क्या करें? 90 डिग्री यहाँ से, है ना, ये लाइन बिल्कुल यहाँ से आ जाएगी,
कितने एंगल पे 90। अब ये बताओ मुझे, ये जो 90 में मार्क करता हूं, है ना, ये लेफ्ट साइड मार्क होगा या राइट साइड? राइट राइट साइड। साइड। क्योंकि रिफ्रैक्शन है यार, चाहे लास्ट स्टेज है। ठीक है, अब बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, अर्शदेव आंसर करो बच्चे। ए पे क्या हुआ टोटल इंटरनल और बी पे रिफ्लेक्शन होगी, मतलब तो 90 पे क्या होगी? 90 पे क्या होगी? रिफ्लेक्शन स्पेलिंग बता दे। REFLECTI रिफ्रैक्शन क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी। कितने डिग्री पे होगी? 90 डिग्री। सर जो उधर फर्स्ट है, जहाँ सेंटर हो रही है रे, वो भी 90 डिग्री फॉर्म कर रही है वहाँ पे, जो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे 90 डिग्री, बाकी ये दे दी ना आपको क्वेश्चन था ये, मतलब दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन कि लाइट आ रही है तो ये लाइट यहाँ बेंड क्यों नहीं की है ना। हो सकता है मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया हो बच्चे, ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आया हो, ऐसे है ना, वेट अंदर। ठीक है, क्लियर है बच्चे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर है। अब बिल्कुल छोटी सी चीज है, बच्चा वैसे कंफ्यूज हो जाता है। मान लो तुम्हें पूछ ले कि एक स्टिक बेंड क्यों करती है, एक कॉइन बेंड क्यों अपीयर करता है, फिश, अच्छा फिश पानी में ऊपर दिखाई देगी नीचे? ऊपर। फिश को बंदा क्या दिखाई देगा? ऊपर, बड़ा दिखाई देगा, है ना। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, फिश बता रही है, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसे एक रे को क्या भेजना है बच्चे? ये पानी है। एक रे को क्या भेजना है? सीधा। बन गई? दूसरी रे कहाँ भेजनी है? इधर। किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स अवे। स्पीड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। पेंसिल से इसको छोटा कर लो, क्या दिक्कत है? इसको कहाँ बेंड कर दो? अवे फ्रॉम। अभिषेक जी क्या करें अब? क्या करें? इसे प्रोड्यूस करें क्या? बैकवर्ड्स। अगर ये पॉइंट ए था तो ये क्या है? ए, ठीक है। यहां तक कौन सी डेप्थ थी? रियल डेप्थ। ये कौन सी हो गई? एपरेंट डेप्थ। तो ये क्या हो गया आपके पास? ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? शिफ्ट। चलो इसको रिवर्स में बना लेते हैं, ठीक है। ये पानी इसमें, ऑब्जेक्ट कहाँ है अपने पास? यहाँ पे, ठीक है बच्चे। ऑब्जेक्ट है अपने पास, कहीं पर है आपके पास? ऊपर है ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा और कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब इससे पहली लाइन क्या भेजनी है बच्चे? क्या भेजनी है पहली लाइन? सीधी, है ना। पहली लाइन आप क्या भेजेंगे? इससे सीधी। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? अंशिल को बताया कितना एंगल? ये यहां से लाइट क्या करे? यहां भेजे, किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। मान लो इसको यहां पे, ठीक है। यहां जो भी फिश है वो बना लो, ठीक है। अब क्या करें? किसको? ग्रीन, पिंक, ब्लू, किसको? ग्रीन। क्या प्रोड्यूस कर दे? पीछे। ये भी कहां जाएगी? पीछे। तो जो इंसान ये थी उसकी क्या थी? हाइट। अब उसकी हाइट क्या दिखेगी? ये उसकी कौन सी हाइट हो गई? अपरेंट। लेकिन वो डेप्थ वाला केस में ये ध्यान रखना है, या तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या हो सकते हैं? बराबर। कब बराबर होते हैं? कब बराबर होते हैं? जब पूल क्या दिखाई देगा अपने को? बिल्कुल ही ऊपर दिखाई देगा, है ना। ये पॉइंट जब यहां दिखाई देगा तो रियल और अपरेंट डेप्थ दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? नहीं, रियल और अपरेंट डेप्थ बराबर कब होगी? जब बिल्कुल क्या देखोगे? 90 डिग्री से। मतलब शिफ्ट क्या होगी उस टाइम? और शिफ्ट जीरो कब होगी? जब रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ये है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर ये पॉइंट यहां चला जाए तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ बराबर हो गई? नहीं, अपरेंट डेप्थ तो बल्कि क्या हो गई तुम्हारी? जीरो, है ना। ये पॉइंट अगर यहां चला जाए तो अपरेंट डेप्थ क्या हो गई? जीरो। हमें लगेगा वो डीप है ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीज किसने कवर कर ली? शिफ्ट ने। किसने कवर कर ली बच्चे? शिफ्ट ने। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके। ये वाला, ये पूल है, ये पॉइंट है ए, ठीक है। ये पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, ठीक।
यहां से यहां तक कौन सी डेप्थ थी? रियल डेप्थ। पहले वाली पोजीशन से न्यू पोजीशन का डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट। रियल डेप्थ और शिफ्ट क्या हो गए? बराबर। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ की वैल्यू मतलब क्या है? एपरेंट डेप्थ 0 मतलब रिफ्रैक्शन हुई है या नहीं हुई है? हुई है। मिनिमम हुई है, मैक्सिमम? मैक्सिमम हुई। इससे बाद और रिफ्रैक्शन नहीं। ठीक है, क्लियर है? कोई लेटर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तुम्हें सूरज चांद बड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं, है ना? कोई चीज तुम्हें ट्विंकलिंग दिखाई दे रही है ना? ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? रिफ्रैक्शन, है ना? मछली ऊपर दिखाई दे रही है, बंदा बड़ा दिखाई दे रहा है, पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं, स्टिक बेल्ट दिखाई दे रही है, कॉइन ऊपर दिखाई दे रहा है ना? अगर आप किसी उसमें ग्लास लैब रख के लेटर्स देखोगे, वो उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर जगह तुम्हारा क्या होगा? रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा उसको क्या करना है? एक्सप्लेन। अगर चीज चमक रही है, ट्विंकलिंग वाला केस नहीं, शाइनिंग वाला केस, टेस्ट ट्यूब शाइन कर रही है, डायमंड स्पार्कल कर रहा है ना? मिराज का केस है। मिराज में किया था ना अपन ने, लाइट आते आते यहीं से ही ऊपर उड़ जाती है, क्या हो जाता है? हवा में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि नीचे वाली लेयर क्या हो जाती है? रेयरर, गर्म हो जाती है। ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है? डेंसर। तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये मिराज इफेक्ट है। ये क्या है बच्चे? मिराज इफेक्ट है। और ये मिराज इफेक्ट किसकी वजह से है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई? अब है ना, ध्यान से होमवर्क सुन लो बच्चे पहले, देना। होमवर्क बोलता हूँ ना तो ऐसे हो जाते कि हाँ चल छੱਡ, हो गया काम। ध्यान से सुन लो होमवर्क। 2 दिन है तुम्हारे पास बच्चे, ठीक है? आई नो कोई भी रिलेटिव्स आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, कल ट्यूशन शाम को लगेगी, तो आप ये अगर लगेगी तो बता दूंगा यार। किसी को दिक्कत है ना तो बता दो, मैं पेरेंट्स से अभी बात कर लेता हूँ। तो क्या है बच्चे, तुम्हें अपनी बुक से रिफ्रैक्शन की जो एक्सरसाइज है उसका एक एक क्वेश्चन कवर करना है। जो रिफ्रैक्शन की एक्सरसाइज है बुक की, उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3 या 4 एक्सरसाइज है, वो कवर करनी है। एक बार जब वो एक्सरसाइज कवर हो गई, लगभग तुम ये मान लो कि 1.5-2 घंटे का काम है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारे डायग्राम्स वाले। वो मेरा इसके रह गए, प्रिज्म के डायग्राम्स रह गए, नहीं समझ आए तो पूछ लेना दोबारा। उसके बाद बच्चे जो तुम्हारे 10 ईयर है, 10 ईयर में पर्टिकुलरली पेपर देखना तुम लोग। एक तो 24 का स्पेसिमेन भेज दूंगा मैं तुम्हें, एक 23 वाला पेपर, 22 वाला पेपर ढूंढ लेना। उसमें स्पेसिमेन और पेपर ऑफ 2022, 2023, 2024, ठीक है? या फिर अपने हिसाब से कोई भी 3 या 4 पेपर, क्योंकि पहले फिजिक्स के पेपर है ना बेटा इजी आए हैं काफ़ी। ये कोविड के बाद का जितना भी फिजिक्स का सिलेबस या पेपर आ रहे हैं ना, वो काफ़ी टफ आ रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता भी दूंगा कि वो फ़ोटो भेजूंगा कि कौन सा पेपर करना है। बाकी सबसे पहले तुम्हें अपनी बुक कवर करनी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर?